हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दुनिया हैरान, तुर्की से मिला इतना बड़ा धोखा। संयुक्त राष्ट्र में एक वोट से पूरा खेल पलटा पीएम मोदी। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के झंडे के ऊपर भारत सरकार ने क्या फैसला किया है, पाकिस्तान के बाद अब आईएमएफ ने बांग्लादेश के लिए क्या घोषणा की है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत का कौन सा टेस्ट होने वाला है और टर्की के ऊपर क्या एक्शन लिया गया है, इसके साथ और भी कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली न्यूज निकल कर आ रही है भारत पाकिस्तान को लेकर। रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने देश की लीडिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए एक नोटिस जारी किया है जिसमें सबसे कहा गया है कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स आज के बाद पाकिस्तान के फ्लैग या फिर ऐसी मर्चेंडाइज जिसके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग बना होगा वो ये अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। दरअसल पाकिस्तान का फ्लैग हो गया, पाकिस्तान के झंडे वाले मग्स या फिर पाकिस्तान के झंडे वाले टी-शर्ट्स या कपड़े, ये प्रोडक्ट्स भारत में ऑनलाइन काफी ज्यादा बिकते थे। इनके ऊपर रोक लगाने का फैसला किया गया। इसकी जानकारी देते हुए देश के फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने बताया कि Amazon इंडिया, फ्लिपकार्ट, यूबा इंडिया, इट्सी, द फ्लैग कंपनी और द फ्लैग कॉर्पोरेशन, ये सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं। इनके ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग और ऐसी मर्चेंडाइज और प्रोडक्ट सेल किए जा रहे थे जिनके ऊपर पाकिस्तान का झंडा बना हुआ था। मिनिस्टर ने कहा कि वैसी चीजें टॉलरेट बिल्कुल नहीं करेंगे और तुरंत ही पाकिस्तान के झंडे वाले इन सभी प्रोडक्ट्स को डाउन किया जाए, वरना इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पेनल्टी थोपी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और टर्की को लेकर। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का साथ देने के लिए भारत के लोग टर्की और अजरबैजान से काफी नाराज चल रहे हैं। इस समय पूरे देश के अंदर टर्की और अजरबैजान को बॉयकॉट करने की मांग की जा रही है। भारत के कई सारे ट्रेडर्स स्पेशली जो टर्की से एप्पल्स, मार्बल्स और स्टोन इंपोर्ट करते थे, उन्होंने टर्की को नए ऑर्डर प्लेस करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। टर्की की जगह नए सप्लायर्स और नए देशों की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत से टर्की जाने वाली 50% बुकिंग्स अचानक से कैंसिल हो गई है। कहने का मतलब है कि इस समय भारत में टर्की के प्रति काफी नाराजगी और काफी रोष चल रहा है। इसी सेंटीमेंट का सम्मान करते हुए देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक जेएनयू यूनिवर्सिटी ने टर्की के साथ लिंक्स को खत्म करने का फैसला किया है। दरअसल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी कि जेएनयू ने इसी साल के स्टार्टिंग में टर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी ऑफ टर्की के साथ अकेडमिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था। ये एग्रीमेंट इसी साल 3 फरवरी को साइन किया गया था, जो कि अगले 3 साल के लिए वैलिड था। इसमें क्रॉस कल्चरल रिसर्च और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शामिल थे। लेकिन अब पिछले कल जेएनयू ने अनाउंस किया है कि नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए जेएनयू ने ये फैसला किया है, हमने जो टर्की की इनोनो यूनिवर्सिटी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था उसको हम अगले नोटिस तक पूरी तरह से सस्पेंड करते हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, यानी कि देश पहले है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है आईएमएफ और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि आईएमएफ और बांग्लादेश के बीच फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को लेकर जो नेगोशिएशंस चल रही थी वो अब सक्सेसफुल हो गई हैं। जिसके बाद अब आईएमएफ ने बांग्लादेश को $1.3 बिलियन की ह्यूज फाइनेंशियल एड देने का फैसला किया है। ये $1.3 बिलियन अगले महीने जून में रिलीज किए जाएंगे। सबको दो पैसा, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को एक्सचेंज रेट पॉलिसी में जो रिफॉर्म्स करने के लिए रिकमेंडेशंस दी गई थी उसके लिए बांग्लादेश की सरकार मान गई है। उसी के चलते ये एड रिलीज की जा रही है। इसके साथ ही बांग्लादेश ने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए $762 मिलियन और मांग लिए हैं, जिसको लेकर आईएमएफ जल्दी को डिसीजन लेने वाला है। पहले पाकिस्तान और अब बांग्लादेश। अब सोचने वाली बात है कि शेख हसीना के समय आईएमएफ को बांग्लादेश की कोई चिंता नहीं थी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने जैसे ही अमेरिका की सेना को अपने यहाँ पर कॉक्स बाजार के पास मिलिट्री ऑपरेशंस करने के लिए बेस बनाने की परमिशन दे दी है, उसके बाद से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सबको अचानक से बांग्लादेश की चिंता होने लगी है। अमेरिका कॉक्स बाजार में अपना बेस बनाकर यहाँ से म्यांमार की अराकन आर्मी को सपोर्ट देने वाला है ताकि अराकन आर्मी म्यांमार आर्मी को हराए और म्यांमार में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम आए, क्योंकि अमेरिका को लगता है कि म्यांमार आर्मी चाइना और रशिया के इन्फ्लुएंस पे काम कर रही है। जैसे ही बांग्लादेश ने अमेरिका को एंट्री दी उसके बाद से बांग्लादेश के ऊपर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सभी मेहरबान हो रहे हैं। ये दिखाता है कि कैसे आज की डेट में भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इस तरह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनका इस्तेमाल ये बड़े बड़े देश अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर। और अब यहाँ पर पता चलेगा कि चाइना आतंकवाद को रोकने के लिए क्या पोजीशन लेता है। क्या चाइना भारत के रेजोल्यूशन और प्रपोजल को ब्लॉक करता है या फिर भारत सक्सेसफुल होता है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने पहलगाम हमले के दोषी टीआरएफ आतंकी संगठन के खिलाफ कई सारे एविडेंस और सबूत इकट्ठे कर लिए हैं एंड आज ये सारे एविडेंस भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सैंक्शंस कमेटी के सामने पेश किए जाएंगे।
भारत सरकार ये मांग कर रही है कि टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की ऑफशूट है। पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठनों के साथ इसके लिंक्स हैं, इसलिए इसको भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया जाए। इसके साथ ही भारत अपने डॉजियर में पाकिस्तान बेस्ड लश्कर तैयबा के खिलाफ भी कई सारे सबूत पेश करने वाला है एंड इसके मेंबर्स के खिलाफ ट्रैवल बैन और अकाउंट फ्रीज करने की मांग करेगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत इससे पहले अभी तक 2 बार टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवाने की कोशिश कर चुका है। पहले भी भारत ने कंक्रीट एविडेंस दिए थे, लेकिन उस समय चाइना ने पाकिस्तान को बैक करने के लिए अभी भी करेगा प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया था और ये भारत का तीसरा अटेम्प्ट है टीआरएफ को आतंकी संगठन डेजिग्नेट करवाने का। इस समय पहलगाम हमले के चलते इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स भारत के पक्ष में भी हैं और हमें टीआरएफ और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कंक्रीट एविडेंस भी मिले हैं। इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इस बार क्या करता है। क्या पहलगाम हमले के कंक्रीट एविडेंस के बावजूद चाइना फिर से भारत के प्रपोजल को ब्लॉक करेगा या फिर नहीं, हम इसको भी कवर करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारत की टीम यूएन हेडक्वार्टर्स पहुंच गई है और सभी परमानेंट और नॉन परमानेंट कंट्रीज को रीच आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सैंक्शंस कमेटी में सभी 15 सदस्य देश मेंबर्स होते हैं। चाइना के साथ मसला ये है कि इससे पहले भी चाइना ने जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर तैयबा, मौलाना मसूद अजहर, अब्दुल रहमान मक्की इन सबको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने के ऊपर काफी समय तक पहले ब्लॉक लगाया था, लेकिन फिर बाद में भारत के एविडेंस पेश करने के बाद चाइना ने अपना होल्ड वापस ले लिया था और ब्लॉक हटा दिया था। इसलिए देखना इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना इस बार क्या पोजीशन लेता है। क्या पहलगाम हमले के बाद भी चाइना टीआरएफ को बचाता है या फिर बचाएगा? नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत सरकार को लेकर। आपको याद होगा पिछले कल हमने आपको बताया था कि भारत सरकार ने टर्की और चाइना के सरकारी माउथपीस टीआरटी वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स इन दोनों को ट्विटर के ऊपर बैन कर दिया था। टीआरटी वर्ल्ड टर्किश गवर्नमेंट का माउथपीस है और ग्लोबल टाइम्स चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का माउथपीस है। अरे सारे पाकिस्तानी चैनल्स तो ब्लॉक करो यार, वही नहीं हुआ अभी तक, जिसमें ये दावा कर रहे थे कि भारत के फाइटर जेट्स डाउन हो गए हैं और इसी तरह के एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हैरानी वाली बात है कि 24 घंटे के अंदर ही ये दोनों न्यूज चैनल्स टीआरटी वर्ल्ड और ग्लोबल टाइम्स ये दोनों वापस से लाइव हो गए हैं, यानी कि इनके ऊपर लगाया गया बैन हटा दिया गया है और ये भारत के अंदर विजिबल है। आई डोंट नो कि इसके पीछे का क्या कारण है, लेकिन पिछले शाम से ये दोनों अकाउंट्स दोबारा से लाइव हो गए हैं एंड आज सुबह जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तभी ये दोनों अकाउंट्स लाइव है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। दरअसल पाकिस्तान और टर्की को लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि पहलगाम हमले के बाद ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसमें पाकिस्तान की मदद करने के लिए टर्की ने न सिर्फ पाकिस्तान को ड्रोन्स और एमुनेशंस भेजे, बल्कि टर्की ने बकायदा अपने मिलिट्री ऑपरेटिव्स भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए भेजे थे। ये मिलिट्री ऑपरेटिव्स टर्की की सेना के पर्सनल्स थे जो ऑन ग्राउंड पाकिस्तान की सेना को टर्की के ड्रोन से भारत के टारगेट सेट करने में मदद करने के लिए भेजे। यानी जो टर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किए थे उनके ऑपरेशंस में मदद करने के लिए तभी प्लेन आए थे, पर्सनल्स पाकिस्तान भेजे गए थे। इंडिया टुडे ने तो अपनी रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया है कि टर्की की सेना के मिलिट्री ऑपरेटर्स जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे, इनमें से 2 ऑपरेटर्स भारत की स्ट्राइक्स में मारे भी गए हैं। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने पाकिस्तान के जो 11 मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस के ऊपर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स की थी, इनमें से किसी एक लोकेशन के ऊपर ये ड्रोन कंट्रोल सेंटर होगा जिसमें टर्की के मिलिट्री ऑपरेटर्स वहां पर पाकिस्तान की सेना की मदद कर रहे होंगे और वहीं पर स्ट्राइक्स में टर्की मिलिट्री के 2 ऑपरेटर्स भी मारे गए हैं। अब ये चीज ना ही पाकिस्तान, ना भारत और ना ही टर्की की सरकार ने एक्सेप्ट की है और इंडिया टुडे ने रिपोर्ट प्योरली अपने सोर्सेज के बेसिस के ऊपर की है। वैसे देखा जाए तो टर्की आज की डेट में पाकिस्तान की मदद करने के लिए कई सारी लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है। आपको क्या लगता है कि टर्की को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि हम कई बार कह तो देते हैं कि भारत सरकार को टर्की को सबक सिखाना चाहिए, लेकिन ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते हैं। आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताएं। यार लास्ट वाली न्यूज तो सबसे शॉकिंग थी। प्लेन जब आया था, शिप आया था, तब न्यूज में सब बोल रहे थे नहीं वो तो ऐसे ही आया हुआ है, ये आया है। और मैंने उसी टाइम जब वो वीडियो देख रहे थे उस जो भी बोल रहा था उस टाइम वो बंदा, उसको मैंने कॉन्ट्रडिक्ट करके बोला था 101% ये माल लेके आए हैं, ड्रोन्स लेके आए। पर मेरे दिमाग में ये नहीं था कि उन ड्रोन्स को चलाने के लिए भी इन्होंने अपने लोग भी साथ में दिए ताकि इनके ड्रोन्स की सेटिंग वेटिंग वो दिखाना चाहते थे कि हमारे वेपन्स बहुत सुपीरियर हैं। हाँ, हो गया, भट्ठा तो बैठ ही गया। कर सकते हैं, तुम्हें चलाने नहीं आते, हम चला के दिखाते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। और करो इनकी ऑपरेशन दोस्ती और पता नहीं क्या था जो हमने किया था भैया। इंडिया धीरे कोशिश कर रहा है कि जहां जहां टर्किश लिंक्स है सबको हटा रहे हैं, एयरपोर्ट से भी बैन कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस हो रही है, जहां जहां कहीं पर भी टर्की से कोई कुछ भी कोलैबोरेशन था सारी डील्स टूट गई। बिल्कुल टूटनी चाहिए। और साथ में ये जो बांग्लादेश और इसका कौन सा है, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो IMF लोन्स दे रहा है, ये तो USA चाल चल रहा है डेफिनेटली, क्योंकि अब वो ये कोशिश कर रहा है कि क्योंकि ये दोनों चाइना की तरफ जा रहे थे,
अब यूएसए इनको लालच दे के, इस तरह से पैसा पूसा दे के ये अपनी तरफ कर रहे हैं ताकि इनसे फायदा उठा सकें ये। अब देखो उसको ये बोला होगा कि भैया तू हमको वो वहां पे वो जगह दे दे बेस बनाने के लिए, उसके बदले में तेरे को आईएमएफ का लोन दिलवा देंगे। और वो ही हुआ कि उन्होंने वो ले लिया। तो वो उसका यही कोशिश है कि अब चाइना, क्योंकि पहले चाइना हावी हुआ पड़ा था, वो दोनों पाकिस्तान के साथ भी, और ये अब धीरे धीरे, हाँ तो वही तो, इसलिए उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए इन्होंने ये अब चाल चली, क्योंकि दोनों देश तो हैं ही, पैसा दो काम करा लो, तो उन्होंने वही काम किया है, वो अपना देख रहे हैं। तो चलो अब आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।